आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि कोई औरत इतनी खुदगर्ज आखिर कैसे हो सकती है। रात के 8 बज रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे को कॉल करके इनवाइट किया दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए। दूसरा दोस्त था रोहित, जो अभी हाल ही में अपने रेलवे एग्जाम को क्लियर कर चुका था और वो अपनी सरकारी नौकरी के सपने की तरफ बढ़ रहा था। उसने पहले मना किया क्योंकि वो अभी ही अपनी टेबल पे दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठा था। लेकिन पहले दोस्त ने उसे काफी मनाया, बस थोड़ी देर के लिए, फिर वापस लौट आएंगे। तो रोहित मान गया। दोनों ही अपने घर वालों को बता के निकले, पर उन्हें क्या पता था ये रात उनकी जिंदगी बदल देगी। ये सब 21 मार्च 2025 की बात है, जब मनोज लोधी अपनी बाइक से रोहित राजपूत के घर गया। वहां से दोनों ने बरकटाबाद खुर्रमपुर रोड पर एक पुल के पास मिलने वाली पार्टी के लिए रुख किया। अब रात के 9:30 बज रहे थे। एक राहगीर को उस पुल के पास कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उस आदमी ने जब अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, उसके फोन की फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे अपनी आंखों के सामने दो लाशें पड़ी हुई दिखाई दी, खून से लथपथ और बिल्कुल बेसुध। वो आदमी जोरों से चीखा, जिसके बाद वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। काकोरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तुरंत साइट पर पहुंच गए। ये हादसा हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साफ कत्ल था। लाशों के पास से एक बाइक मिली जो कि मनोज की ही थी, पर उसके साथ एक शव भी था, रोहित का। मामला इनके घर से ज्यादा दूर का नहीं था, तो थोड़ी सी आसपास पूछताछ करने के बाद ही दोनों की पहचान हो गई। फिर पुलिस ने दोनों दोस्तों के घर वालों को खबर पहुंचाई। दोनों को निकले बहुत वक्त हो गया था, तो घर वाले पहले से ही बहुत चिंता में थे। पुलिस से जब उन्हें ये खबर मिलती है, दोनों के घर वालों में गम का माहौल छाया आता है। मनोज और रोहित की लाशें मिलने के बाद पूरी रात गांव वालों ने और उसके परिवार वालों ने पुलिस के लिए एक बुरे सपने सी बना दी। दोनों के घर वालों का रोना धोना, सड़कों पर जाम लगाना, लोकल नेताओं की जांच को तेजी से करवाने की कोशिशें, सबने मिलकर पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया। घर वालों ने सीधा सवाल उठाया, हमारे बच्चों का तो कोई क्रिमिनल पास्ट ही नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर इनकी ऐसी हालत आखिर किसने की। घर वालों ने जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तब तक अंतिम संस्कार ही नहीं होगा, ये फैसला कर लिया और दोनों लड़कों की लाशों को वहीं पर रखकर धरना देने लगे हैं। दबाव के बावजूद भी पुलिस ने सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया। पोस्टमार्टम, क्राइम सीन पर सबूतों की तलाश और दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि नफरत भरा कत्ल था। मनोज के शरीर पर 20 से भी ज्यादा वार तेजधार हथियार से वार किया गया था, जबकि रोहित के शरीर पर सिर्फ 2 वार थे। यानी गुस्सा और दुश्मनी साफ साफ मनोज से ही थी। रोहित सिर्फ गलत जगह पे गलत वक्त पे मौजूद था। अब सबसे अजीब चीज थी, क्राइम सीन पर मिली एक अलग सी उंगली। ना ही तो ये मनोज की थी, ना ही ये रोहित की थी, क्योंकि दोनों के शव पूरे पूरे तरीके से वहीं पर मिले थे। ऐसे में जमीन पर खून के बीच में एक इंसानी उंगली जो दोनों लाशों से मैच भी नहीं कर रही थी, आखिर किसकी हो सकती थी। पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, क्या कातिल की दोनों लड़कों से झड़प के दौरान उंगली कट गई होगी। पुलिस वालों का ये सवाल बाद में इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण सबूत बनने वाला था। अब पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल एनालिसिस शुरू की। रोहित के फोन पे जितनी भी कॉल्स थे, वो सारे के सारे जान पहचान कॉन्टैक्ट्स के ही थे। परिवार, दोस्त, कोचिंग वाले लोग, एग्जाम से रिलेटेड नॉर्मल नंबर्स। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी शक लायक नहीं था। उसका रोल एक मासूम दोस्त का लग रहा था, जो सिर्फ दोस्त के साथ पार्टी जाने के लिए निकला था, पर खुद को एक बहुत ही गलत जगह पर पाया। लेकिन मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स में एक बहुत ही अजीब चीज मिली थी। हादसे से कुछ ही घंटे पहले एक ही नंबर से उसके फोन पर 35 बार से भी ज्यादा बार कॉल आया था। कॉलर आईडी पर नाम रजिस्टर्ड था मोहम्मद इदरिस। पुलिस को यह भी पता चला कि मनोज के पास एक नहीं बल्कि 2 नंबर्स थे, एक पर्सनल नंबर और दूसरा वो नंबर जिस पे उसे 35 बार कॉल आया था। आगे वेरिफिकेशन से ये भी बात सामने आई कि जिस नंबर पर 35 बार कॉल आया था और जिस नंबर से 35 बार कॉल किया जा रहा था, डॉक्यूमेंटेशन में दोनों एक ही नाम से रजिस्टर थे, मोहम्मद इदरिस नाम से। अब चीजें थोड़ी थोड़ी पुलिस को साफ होने लगी। किसी ने जानबूझकर फेक आइडेंटिटी से सिम कार्ड लिए। एक सिम मनोज के पास था, दूसरा सिम उस 35 बार कॉल करने वाले शख्स के पास में।
ये फेक आईडी वाला नंबर पुलिस के लिए एक अहम सबूत तो था ही, लेकिन इतना भी अहम नहीं था कि केस की परतें खोल सके। तो पुलिस ने मनोज के महीनों पुराने कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिनसे ये सामने आया कि मनोज पिछले कुछ महीनों से एक नंबर से काफी बातें करता था, लेकिन जैसे ये नया फेक सिम एक्टिवेट हुआ, उस पुराने नंबर से कॉल आना पूरे बंद हो गए थे। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जिस नंबर से पहले मनोज की बहुत सारी बातें होती थी, उस नंबर से हादसे वाले दिन भी एक कॉल किया गया था। पुलिस वालों के दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया, कहीं ये नंबर किसी लड़की का तो नहीं है जिससे चुपके से अच्छे से बात करने के लिए इस फेक सिम का इस्तेमाल किया गया हो। पुलिस ने फौरन अब उस नंबर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स निकालने पर एक नाम सामने आया, अंकिता। जब पुलिस ने मनोज के गांव, उसके दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से डिटेल में पूछताछ शुरू की, तो वहां से ये नाम भी बार बार सामने आया, अंकिता, जिसे कुछ लोग दीपिका के नाम से भी जानते थे। गांव वालों और मनोज के दोस्तों ने बताया कि दोनों की जान पहचान बचपन से थी। स्कूल के टाइम में दोनों एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे, वहीं से उनका बचपन वाला प्यार शुरू हुआ था। पानखेड़ा के पास के एरिया में एक सरकारी स्कूल था जहां मनोज पढ़ता था, और वहीं पर 8 गांव के रहने वाली अंकिता भी पढ़ती थी। स्कूल के बेंच, ट्यूशन के बीच में मस्ती, छोटे छोटे नोट्स, छुपके छुपके बातें, यहीं से इनका रिश्ता नॉर्मल दोस्ती से बढ़कर एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल गया था। वक्त के साथ दोनों बड़े हुए, शादी की बातें भी शुरू हुई, लेकिन अंकिता के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि मनोज उस वक्त कोई नौकरी नहीं कर रहा था। वो सिर्फ दालचंद मेमोरियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ITI का कोर्स कर रहा था। अंकिता के परिवार ने उसकी शादी तेज कृष्णा खेरा इलाके के रहने वाले महेंद्र कुमार से करा दी। महेंद्र यूपी पुलिस में कांस्टेबल था, 2018 बैच का। अंकिता से उसकी शादी जून 2022 में हुई थी। महेंद्र की पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में थी, पुलिस लाइंस में, लेकिन कभी कभी काम की वजह से उसकी टेम्परेरी ड्यूटी भी लगा दी जाती थी अयोध्या साइड में, जहां पर उसको जाना पड़ता था। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल चली गई, और ससुराल में जाने के बाद उसका मनोज से कांटेक्ट टूट गया। पुलिस को अभी तक बस इतना ही पता चला था पूछताछ में। अब पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है अंकिता का मनोज से कांटेक्ट टूटा ही ना हो। जिसका पता अंकिता के पति महेंद्र को चल गया हो, तो उसने ही गुस्से में मनोज का मर्डर कर दिया हो। इस एंगल की जांच करने के लिए पुलिस ने महेंद्र को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। जब महेंद्र थाने आया, केस पे काम करने वाले इंस्पेक्टर अमृत की नजर सबसे पहले महेंद्र की उंगली पर गई। उसमें चोट थी, पट्टियां भी बंधी हुई थी, और पट्टियां अभी ताजा भी थी, और महेंद्र चोट की वजह से पिछले कुछ वक्त से छुट्टी पे भी था। जब इंस्पेक्टर ने महेंद्र से चोट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि अयोध्या से लखीमपुर जाते वक्त उसके हाथ में चोट आ गई थी। इंस्पेक्टर ने उसका स्टेटमेंट लिख लिया और उसे वापस से घर भेज दिया। अब महेंद्र की ड्यूटी की डिटेल्स निकाली गई, जिसमें से उन्हें पता चला कि उसने लखीमपुर में अपनी ड्यूटी लगभग 4 घंटे लेट ज्वाइन करी थी। अयोध्या से लखीमपुर के रास्ते में ही बरकटाबाद पुलिया पड़ता है। 4 घंटे देरी के अंदर हादसे वाला 8 से 9 बजे का टाइम भी आ रहा था, जिसमें महेंद्र लेट हुआ था। ये सारी डिटेल्स देखकर पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उन्हें चाहिए था तो बस एक ठोस सबूत। इस ठोस सबूत के लिए ही उन्होंने अंकिता से पूछताछ करने का फैसला किया। अंकिता के सामने पुलिस ने सारे सबूत रखे, जिनमें अंकिता ने पहले जो मनोज से अपने नंबर से बातें करी थी वो था, और हादसे वाले दिन भी उसने जो अपने ओरिजिनल नंबर से मिस कॉल करी थी वो भी शामिल था। अंकिता ये सारे सबूत देखते ही टूट गई, और उसने सब कुछ सच सच बताया। फिर पुलिस ने 23 मार्च 2025 को अंकिता के बाद महेंद्र को भी ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को पहले इंटेरोगेशन रूम में ले जाकर पूरी रात अच्छे से पूछताछ की। महेंद्र पहले तो मना करता रहा, पर जब पुलिस ने उसकी उंगली की चोट का फोटो क्राइम सीन में मिली हुई उंगली के साथ मैच कर दिया, और अंकिता का वो ओरिजिनल सिम से मनोज को किए गए कॉल्स दिखाए, तो दोनों के पास ही झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंकिता पहले ही टूट चुकी थी, उसने पूरा सच बोल दिया था। फिर महेंद्र ने भी आखिर में पूरा सच बता ही दिया। शादी के लगभग 1 साल बाद तक सब नॉर्मल चल रहा था। महेंद्र को भी लग रहा था कि उसका घर सांसारिक तरीके से चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि अंकिता फोन का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करने लगी है। वो देर रात तक मोबाइल पे लगी रहती, कॉल्स लंबी होती, और जब भी महेंद्र ड्यूटी से फ्री होकर अंकिता को कॉल करता, उसका नंबर हमेशा बिजी आता।
जब वो वजह पूछता तो वही घिसे पिटे जवाब मिलते। माँ से बात कर रही थी, बहन का कॉल था, घर वालों ने फोन किया था। यहाँ पर महेंद्र का पुलिस वाला दिमाग काम करने लगता है। उसने सोचा अगर सब नॉर्मल है तो हर बार झूठ जैसा क्यों लगता है। उसने चुपके से अंकिता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने की प्लानिंग की। सिस्टम के अंदर का आदमी होने के नाते उसकी डिपार्टमेंट में काफी लोगों से अच्छी जान पहचान थी। वैसे तो कोई किसी के कॉल रिकॉर्ड्स नहीं निकाल सकता, लीगल परमिशन, वारंट, प्रोसीजर पूरा होता है। लेकिन महेंद्र ने अनऑफिशियली अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके अंकिता के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। 24 दिसंबर 2024 को महेंद्र के हाथ में वो डिटेल आई जिसमें उसने पहली बार अंकिता की सच्चाई देखी। रिकॉर्ड्स में बार बार एक नंबर या आईडी रिपीट हो रही थी, मनोज लोधी। कॉल का टाइम लंबा था, बातें लगभग रोज ही हो रही थी, टाइमिंग भी बिल्कुल अजीब थी। जब महेंद्र ड्यूटी पे होता था तब इनकी बातें सबसे ज्यादा होती थी। ये सब देखकर महेंद्र का शक अब यकीन में बदल चुका था। ये सिर्फ घर वालों से बातें नहीं बल्कि शादी के बाहर एक नाजायज रिश्ता है। उसने तुरंत घर आकर अंकिता से सारे सबूतों के साथ बहस शुरू कर दी। पहले तो अंकिता ने मना किया, वही पुरानी लाइंस, माँ से बात करती थी, कजिन का फोन आ गया था, उन्हीं को रिपीट करती रही। लेकिन जैसे ही महेंद्र ने कॉल रिकॉर्ड्स का प्रिंट आउट उसके सामने रखा, अंकिता के पास झूठ छुपाने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया। महेंद्र ने साफ साफ उससे कहा, अगर तुम्हारे दिल में कुछ गलत नहीं तो तुम सीधा सच बोलती, झूठ क्यों बोल रही थी। अंकिता टूट गई और उसने रोते हुए माना कि मनोज से उसका शादी से पहले से रिलेशनशिप था और 1 साल बाद दोनों फिर से एक मेले में दोबारा से टकरा गए थे। वहीं से उन्होंने दोबारा से नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर से उनका अफेयर शुरू हो गया। जब भी महेंद्र ड्यूटी पर होता, अंकिता मनोज के साथ बातें करती, कभी कभी उससे मिलने भी जाती थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इनका मिलना वहीं होता था जहां बाद में मनोज और रोहित की लाश मिली थी, बरकटाबाद पुलिया के पास उस सुनसान रास्ते पर। सब कुछ पता चलने के बाद महेंद्र ने एक आम पति की तरह भावनात्मक रिएक्शन नहीं दिया बल्कि एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर की तरह लॉजिकल डिसीजन लिया। उसने अंकिता को सीधा बोल दिया, तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, या फिर मेरे साथ रहो, लेकिन फिर उस लड़के से तुम्हें हर तरह का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना होगा। यहाँ अंकिता ने जुबान से तो महेंद्र को चुन लिया। उसने कहा कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी, मनोज से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देगी, उसका नंबर ब्लॉक कर देगी और उससे मिलना जुलना भी छोड़ देगी। महेंद्र को ये सब यहीं पर खत्म लग रहा था तो उसने पत्नी को माफ कर दिया। अंकिता ने वादा किया, शादी फिलहाल के लिए तो बच गई थी। फिर कुछ वक्त बाद जब महेंद्र ड्यूटी पर लौट गया, अंकिता ने चुपके से फिर से मनोज से बातें करना शुरू कर दिया। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि मिलना भी, घूमना भी, महेंद्र के घर पे ना होने पे मनोज को घर बुला के उसके साथ हम बिस्तर होना भी। इस बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। घर में खुशी की खबर आती है, अंकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। पर जिस चीज से पूरा परिवार खुश होना चाहिए था, वो खबर महेंद्र के लिए दिमागी तनाव बन गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये बच्चा मेरा है या मनोज का। मैं इतने वक्त से बाहर हूं और हमारे बीच ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, तो फिर ये बच्चा मेरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पत्नी के पिछले झूठ, अफेयर और दोगलापन देखकर महेंद्र का विश्वास अंकिता पर पूरा खत्म हो चुका था। प्रेगनेंसी को लेकर दोनों के बीच में कई बार बहुत ही तीखे झगड़े हुए थे। महेंद्र फिर से उसी जगह पर आ गया। उसने अंकिता को एक बार फिर ऑप्शन दिया, या तो उसके साथ खुल के जियो, मैं तुम्हें लीगल रास्ता दे दूंगा, या फिर मेरे साथ रहो पर फिर उसको हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अंकिता का फैसला अभी भी वही था। अंकिता ने पति को ही चुना क्योंकि सच बिल्कुल सीधा था। महेंद्र सरकारी नौकरी में था, फिक्स सैलरी, इज्जत, सुरक्षा, रहने को घर। मनोज अभी तक बेरोजगार था, आईटीआई का स्टूडेंट था, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। अंकिता को अच्छी जिंदगी के साथ साथ बचपन का प्यार भी चाहिए ही चाहिए था, पर प्यार के साथ उसको आराम भरी जिंदगी नहीं मिल सकती थी। लेकिन इन सब के परे भी यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। महेंद्र को अब अंकिता की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। यही वो पॉइंट था जहां से महेंद्र के दिमाग में सिर्फ एक ही परमानेंट सॉल्यूशन घूमने लगा, जब तक मनोज जिंदा है मेरी शादी कभी भी नॉर्मल नहीं चल सकती। यहाँ से फरवरी 2025 के आसपास से उसकी सोच ने एक खौफनाक प्लान का रूप लेना शुरू कर दिया। मनोज को हमेशा के लिए अंकिता और मेरी जिंदगी से हटा देना होगा।
फरवरी 2025 से प्लानिंग का सिलसिला शुरू हो गया। महेंद्र ने अपने पुलिस वाले दिमाग को क्रिमिनल की दिशा में पूरा इस्तेमाल किया। वो जानता था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, कॉल रिकॉर्ड्स कैसे ट्रैक होते हैं, सीसीटीवी फुटेज कैसे काम करता है। उसने डिसाइड किया कि मनोज को खत्म करना है, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट लिंक अंकिता से नहीं होना चाहिए। मार्केट से एक सस्ता सा मोबाइल फोन खरीदा और उसमें 2 फेक सिम कार्ड्स डाले। एक सिम उसने अंकिता को दे दी और अंकिता की मदद से मनोज को दे दी। इसके बाद उसने अंकिता को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। अब से मनोज से बात करो तो सिर्फ इसी फेक नंबर से करना, तुम्हारा असली नंबर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। मनोज को भी अंकिता की मदद से मैसेज पहुंचा दिया गया। पति को सब पता चल गया है, इसलिए अब सिर्फ इसी नए नंबर से बात करेंगे, सेफ रहेगा। मनोज को लगा कि ये अंकिता का आइडिया है प्यार को बचा के रखने के लिए। वो भी फौरन मान गया। दोनों सिम कार्ड मोहम्मद इद्रिस नाम से रजिस्टर्ड थे, फेक आईडी प्रूफ से लिए गए। महेंद्र सोच रहा था अगर कॉल रिकॉर्ड्स निकाले भी गए तो एक फेक नाम और नंबर आएगा, यानी अंकिता से कोई लिंक नहीं जुड़ेगा। महेंद्र अकेले ही हत्या नहीं कर सकता था। उसने अपने जान पहचान के 3 और लोगों को भी शामिल कर लिया। पहला था उसके गांव का ही एक लड़का, नाम था विक्रम, महेंद्र का पुराना जान पहचान वाला। दूसरा उसका खुद का भांजा। तीसरा एक साथी जो उसके साथ ही काम करता था। ये 4 लोगों की टीम बन गई मर्डर प्लानिंग के लिए। पहले 2-3 बार उन्होंने ट्राई किया मनोज को खत्म करने का, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता और मनोज बच निकलता। कभी उन्हें लोग देख लेते, कभी मनोज नहीं आता, तो कभी कुछ वजह हो जाती और प्लान कैंसिल हो जाता। फिर परफेक्ट डेट चुनी गई, 21 मार्च 2025। महेंद्र की उस दिन अयोध्या में टेम्पररी ड्यूटी भी थी जो खत्म हो चुकी थी। उसे लखीमपुर खीरी वापस जाना था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। रास्ते में ही वो दूसरे रास्ते से पानखेरा बरकटा पुलिया की तरफ चला गया। जगह पूरी तरीके से शांत थी, सुनसान रास्ता था और काली रात थी, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग किसी की हत्या करने के लिए। महेंद्र ने रास्ते में से खेत में से 2 हंसिया खरीद लिए, तेज धार वाले, हत्या करने के लिए। अंकिता को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आज रात को किसी भी तरह मनोज को वहां बुलाओ, कह दो मिलना चाहती हूँ, वही पुरानी जगह पर। दिन भर अंकिता ने ट्राई किया। पहले एक मेले में झूठ मूठ मिलने का बहाना बनाया, फिर किसी भंडारे में आमने सामने आए। ये सब इसलिए किया गया ताकि मनोज को रात के लिए कंफर्टेबल फील हो। फिर भी मनोज पहले मना कर रहा था, आज पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी चल रही है। लेकिन अंकिता ने इंसिस्ट किया। 35 बार फोन कॉल किए गए फेक नंबर से। आखिर में मनोज मान गया, पर वो अकेले नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा सेफ्टी के लिए दोस्त रोहित को भी साथ ले चलता हूँ। रात 8 बजे मनोज अपने पापा से झूठ बोलकर दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा, निकल गया। रोहित को भी फोन किया, चल भाई पार्टी में चलते हैं, अकेला बोर हो जाऊंगा। रोहित भी मान गया। घर वालों को बोल दिया दावत में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा। मनोज की बाइक पर बैठकर दोनों बरकटा पुलिया के पास पहुंच गए। मनोज ने अंकिता को मैसेज किया, पहुंच गया हूं चौराहे पर। अंकिता ने फौरन महेंद्र को इन्फॉर्म कर दिया। महेंद्र और उसके तीनों साथी वहां से थोड़ी दूर खेतों में छुपे हुए थे, पूरी तरह से रेडी। मनोज और अंकिता मिले, रोहित साइड में खड़ा रहा। 15 मिनट तक बातें हुई, दोनों के बीच में रोमांस चलता रहा। मनोज फिर बाइक स्टार्ट करने लगा वापस जाने के लिए। तभी महेंद्र का सिग्नल मिला और चारों लोग एक साथ बाहर निकले। फिर मारपीट करना शुरू कर दिया, मनोज को पकड़ लिया। फिर महेंद्र ने हंसिया उठाया और मनोज पर 21-22 बार वार किए। गुस्से में वो अपना हाथ रोक ही नहीं पाया। रोहित बीच बचाव करने आया, पर उसने सब कुछ देख लिया था। महेंद्र को लगा कि ये विटनेस बन जाएगा, तो उसने उस पर भी 2 वार किए और उसको मार डाला। दोनों से झड़प के दौरान महेंद्र की उंगली कट गई, पर वो काम पूरा करके ही रुका। रोहित की कोई गलती नहीं थी, वो महेंद्र का भी बचपन का दोस्त था, पर वो बस गलत जगह पर गलत वक्त पे फंस गया था। हसिया को पास के खेतों में फेंक दिया गया। महेंद्र काम निपटाने के बाद लखीमपुर के लिए रवाना हो गया और बाकी 3 लोग भी अपने घर चले गए। अंकिता ससुराल चली गई। क्राइम सीन पे बाइक, लाशें, खून और एक हाथ की कटी हुई उंगली महेंद्र की, जो कि हसिया फिसलने की वजह से कट गई थी, पुलिस वालों को मिली थी। मर्डर के 2 दिन के अंदर ही पुलिस ने पूरा केस सॉल्व कर लिया था। बाकी 3 एक्यूज्ड, विक्रम, महेंद्र का भांजा और तीसरा साथी, वो सारे लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए 6 अलग अलग टीम्स बना दी। हर टीम अलग डिस्ट्रिक्ट में रेड कर रही थी।
एक टीम लखीमपुर खीरी गई, दूसरी अयोध्या, तीसरी महेंद्र के गांव तेज कृष्ण खेड़ा में। 4 दिन के अंदर ही 27 मार्च तक बाकी 3 अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के पास पूरे 5 अपराधी अब कस्टडी में थे। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी गई लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेन चार्जेस थे आईपीसी के सेक्शन 302 हत्या, दोनों मर्डर्स के लिए, सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशंस के लिए। महेंद्र पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए पुलिस की वर्दी और पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए। क्राइम सीन से हसिया भी रिकवर कर लिया गया खेत में से। उस पर खून के छींटे जो कि मैच कर गए मनोज और रोहित के डीएनए से। महेंद्र की उंगली की चोट की मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करी गई, जो एग्जैक्टली 21 मार्च की रात का ही था। एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई बरकटा पुलिया के पास की एक दुकान से, जिसमें महेंद्र की गाड़ी थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रही थी हत्या के वक्त के आसपास। टावर लोकेशन से भी ये साफ था कि अंकिता का फेक सिम वाला नंबर भी मर्डर स्पॉट के बिल्कुल पास ही था। कोर्ट की पहली हियरिंग में सारे अपराधियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड दे दी गई, फिर कस्टडी में भेज दिया गया। अंकिता प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको वुमेन सेल में अलग से रखा गया। महेंद्र को लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया। बाकी तीनों को भी उसके साथ वहीं भेजा गया। परिवार वालों ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशंस डाली, पर जज ने सारे रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वजह साफ थी, सबूत बहुत ही मजबूत थे। अगर अंकिता ने मनोज या महेंद्र में से किसी एक को चुन लिया होता तो 3 परिवार कभी नहीं उजड़ते हैं। अंकिता की खुदगर्जी ने ना ही सिर्फ उसकी अपनी शादी को, मनोज के परिवार को, रोहित के परिवार को उजाड़ के रख दिया, बल्कि उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।